देखिए, अगर वो वीडियो पॉज हो गया था या कट गया था तो उसके आगे भी हम इस पे देख सकते हैं अननेसेसरी, वो एक 10 मिनट का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एनीवे, तो ये चैप्टर 8A यहाँ पर खत्म होता है। चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर आप खुद से याद कर लें, जो नीला नीला 4 पॉइंट आपकी किताब में लिखा हुआ है। द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन आर गुड शुड बी गुड कंडक्टर। और यानी उनके पास लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द वायर द रेजिस्टेंस वायर और ऑफ दी हाई रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो लिया जाएगा, जैसे आप हीटर यूज करते हैं घर में, आजकल जाड़ा है, जाड़े में हीटर यूज कर रहे होंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस है, यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस को बोलते हैं, वो यूज किया जाता है। जैसे मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, ये एलॉय, इनके रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होते हैं इन मेटल से, इसलिए वो यूज किया जाता है। व्हाट इज द फ्यूज वायर, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एलॉय ऑफ लेड and tin. Because of its melting point, it's low and its specific resistance is more than that of a copper or aluminium. So the resistance of the short and thin fused wire is more than that of connecting wire. It permits current up to a safe limit to pass through it, but an excessive current may melt it so that it blows off. ये फ्यूज वायर का वो है जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके घर के अंदर एमसीबी में यूज किया जाता है। एमसीबी आप देखते हैं कि जब आप कहीं से सर्किट शॉर्ट करता है तो आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाती है, और अब तो इतने एडवांस वर्जन आ गए हैं कि आपके घर के हर कमरे की एमसीबी अलग। तो अगर किसी कमरे में आपने जरूरत से ज्यादा भयंकर, जैसे मान लिया आपने एक साथ 2 एसी के स्विच एक ही उसमें कमरे में ऑन कर दिए, तो अब उस कमरे का ही ड्रिप करेगा एमसीबी। तो एमसीबी एक टाइप का फ्यूज ही है, लेकिन वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो फ्यूज वायर हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल डैमेजेस होने से बचाता है। ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो। तो जब एक एक्सीडेड लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करने लगती है तो फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट कर जाता है। और आप याद रखिए, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में चलती है। जहां सर्किट कहीं ओपन हुआ, करंट सोर्स से ही बाहर नहीं आएगी, यहाँ सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का हो या डायरेक्ट करंट का, ये मैटर करता है, बात की बात है। ठीक, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटिंग एलिमेंट चेंज। अब ये आपको तय करना है कि हमें किसके लिए क्या चाहिए। सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करें। ये एक फलसफी बात है, अभी ऐसा पॉसिबल लेबोरेटरी के अंदर हुआ है। सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ये था कि देखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है किसे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम कंडक्टर के ऊपर जो टेम्परेचर है, जैसे जिस टेम्परेचर में कंडक्टर रखा हुआ है, उसे हम कम करते चले जाएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर आता जाएगा। तो फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर एटम मॉलिक्यूलर मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, सारी मोशन सीज कर जाएगी। तो जब मोशन सीज कर जाएंगी तो फिर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। आपको मालूम है रेजिस्टेंस का रीजन ही इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स है विद पॉजिटिव आयंस। आपकी बुक में सिर्फ पॉजिटिव आयंस लिखा हुआ है, लेकिन हकीकतन इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर इन द विसिनिटी ऑफ द एटम ना सिर्फ पॉजिटिव आयन से टकराता है, बल्कि अपने जैसे दूसरे साथी इलेक्ट्रॉनों से भी टकराता है। ठीक है, तो इन सारी टकराहट से ही क्या मिलता है हमको, रेजिस्टेंस, मार्ग में बाधा। ठीक, तो ये है सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट, इसे आप पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे जरूर देख लीजिएगा। कोई एग्जाम्पल ना समझ में आए तो उसे बताइएगा। चलिए हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ कर देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ कर देते हैं। कुछ क्या, चलो सभी सॉल्व कर देते हैं। अपनी नोटबुक उठा लो, सॉरी अपनी बुक उठा लो, और बुक उठाकर
बैठ जाओ, मैं उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो पेज नंबर 187 पर न्यूमेरिकल नंबर 713 पेज, अच्छा मैं इसको अभी अपलोड भी कर दूंगा कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। 13 पेज नंबर 187 क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब टेक अ करंट 100 मिली एम्पियर। तो करंट इन द बल्ब कितनी है? 100 मिली एम्पियर। बच्चों इसको आप तुरंत एम्पियर में कन्वर्ट कीजिए, इसे लिखिए 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये आपकी करंट हो गई, ठीक। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 0.2 वोल्ट, ये अप्लाइड पोटेंशियल हो गया। When the potential difference across it becomes 1 volt, the current becomes 4 volt. तो ऐसे केस में हम इसको I1 और V1 मान लें। और when the potential difference across it, यानी V2 की वैल्यू हो जाती है 1 वोल्ट। कब? when करंट इसमें फ्लो करती है I2 कितनी? 400 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, यानी 400 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। तो भैया हमको तो एक फार्मूला मालूम है रेजिस्टेंस का, R1, इसकी वैल्यू होगी V1 अपॉन I1, यानी 0.2 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ ठीक। तो ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 100, ठीक। तो ये कितना हो गया? 2 R2। R2 क्या होगा? R2 की वैल्यू होगी V2 अपॉन I2, अर्थात R2 की वैल्यू कितनी है बेटा? V2 की वैल्यू कितनी? 1 वोल्ट। और I2 की वैल्यू कितनी है? 400 इंटू 10⁻³, यानी 1000 अपॉन 400, 2.5 ओम। दो डिफरेंट सिचुएशन में दो डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा है कि व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, resistance increases because of increase in the filament of increase in the temperature of filament। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। तो ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। अब ये अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नोट कीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें पूछता है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम, 10⁻⁸ ओम मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड सो दैट इट रेजिस्टेंस इज 1।
देखो क्योंकि उल्टा सवाल करवा रहा हूं इसलिए पहले टफ मिलेगा बाद में इजी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर RCU की वैल्यू 1.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर की पावर -1 दी हुई है। इस पर सॉरी ओम मीटर दी हुई है और रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर दी हुई है। तो 1 मिलीमीटर का मतलब 1 into 10 की पावर -3 मीटर हो गया। ठीक, हाँ। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1। अब हम जानते हैं वी नो दैट R is equal to rho times L by A। ठीक, it implied that R is equal to rho times L by pi into R square। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम वायर को सिलेंड्रिकल शेप का मान के चलते हैं। तो L की वैल्यू, L का फार्मूला क्या बन जाएगा जरा देखो, R पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। तो R की वैल्यू कितनी? 1। इसकी वैल्यू कितनी? 3.14। और R यानी 1 into 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.7 into 10 की पावर -8। अच्छा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 3.14 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू, देखो बेटा ये 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे -6 आ जाएगा और -8 जब डिनोमिनेटर से उठकर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा, यानी 10 की पावर -6 प्लस 8। इसे आप सॉल्व करेंगे, हम तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 ये आ जाएगा 1.84 इंटू 10 की पावर 2 मीटर, यानी 1.84 1.847 इंटू 10 की पावर +2 मीटर। इसी को आपकी बुक लिखती है 184.7 मीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब 11th क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग। देखो 11th क्वेश्चन, ये नोट कर लेना सॉल्यूशन। 11th क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई 11th क्वेश्चन? A wire of resistance 9 ohm having a length of 30 centimeter is crippled on itself. What is the new resistance? What is the new resistance? तो अपन जानते हैं R is directly proportional to L। तो अगर हमने लेंथ ट्रिपल की थी तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए था 9 3 27, लेकिन यहाँ बड़ा अजीब सा आंसर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको एक जनरल रिजल्ट बना के दिखाता हूँ। Consider a conductor of length